नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं शकील कुरैशी, आपके साथ आज दिन भर की अपडेट के साथ इस बुलेटिन में आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहा है। प्रदेश के प्रमुख समाचारों की बात करेंगे। शिक्षक वर्ग को लेकर जो है आज बड़ी खबरें हमारे पास है। कर्मचारी वर्ग को लेकर महत्वपूर्ण समाचार हैं। राजनीतिक मामलों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। आज प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने हमला किया है, पाकिस्तान को लेकर बताया है उन्होंने। कुछ और भी उन्होंने जो है वो केंद्र सरकार से आग्रह यहाँ पर किया है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान के कितने नागरिक हैं ये भी जानकारी आपको देंगे। कहाँ कहाँ पर ये नागरिक हैं ये आपको बताएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बड़ा एक्शन हुआ है और आज ठेकेदारों की बड़ी पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ की गई है, इसकी भी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। समीर रस्तोगी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होने हैं। महामहिम राष्ट्रपति हिमाचल के दौरे पर आ रही हैं, इसकी भी विस्तार से हम बात इसमें करेंगे। और नौ तोड़ जमीन को लेकर एक बार फिर से टकराव हुआ है, क्या ये टकराव है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। स्कूल युक्तिकरण को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है, इसमें बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को भी चेताया है और कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और भी समाचार हैं जिनकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। प्रदेश के मौसम का हाल भी बताएंगे क्योंकि गर्म हवाएं चलने का अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। तो शुरुआत हम करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आज के कार्यक्रमों को लेकर, क्योंकि आज इनके 2-3 बड़े कार्यक्रम थे। शिमला में ई सोमसा जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, जिसका नाम बदल दिया गया है, ई सोमसा इसे कहा जाता है, इस विभाग का एक कार्यक्रम था शिमला में। और इसको लेकर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इनका एक पोर्टल जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुबह यहीं पर मौजूद थे और ई सोमसा के इस कार्यक्रम के बाद कैलेंडर जो है वो जारी किया गया है। राजस्व वन विभाग का FRA को लेकर जो है वो एक कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें साल भर क्या कुछ गतिविधियां चलेंगी उसके बारे में जानकारी दी गई है। इस पर भी जो मंत्री है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, उन्होंने कुछ कहा है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री दोपहर में कसौली गए। कसौली उन्होंने हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना था, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और बताया जा रहा है कि उसमें कुछ खराबी थी और इसकी वजह से उन्हें बाई रोड जो है वो कसौली जाना पड़ा। तो अभी वापस मुख्यमंत्री शिमला पहुंच जाएंगे। और इससे पहले कसौली में जो कार्यक्रम हुआ वो अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का एक सम्मेलन वहाँ पर जो था उसका आयोजन किया गया था और इसमें देश भर के ट्रांसपोर्टर्स जो है वो पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स को और जो निवेशक हैं उन्हें जो है वो न्योता दिया हिमाचल प्रदेश में निवेश करने का। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए जो है वो सहयोग कर सकता है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं देश के वो यहाँ पर सहयोग कर सकते हैं। हिमाचल सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। इसमें ट्रांसपोर्टर्स हिमाचल प्रदेश में निवेश करें। प्रदेश में पर्यटन के लिए जो है वो काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। ग्रीन इंडस्ट्री के लिए जो है वो निवेश की बड़ी संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। तो उन्होंने एक संदेश दिया है हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और इस अखिल भारतीय सम्मेलन में जो है वो सभी राज्यों के बड़े निवेशक यहाँ पर आए थे जो परिवहन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो उनको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हिमाचल में निवेश का न्योता यहाँ पर दिया है। आज प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने हमला किया है पाकिस्तान के मामले को लेकर। और आपको बता दें विक्रमादित्य सिंह और जगत सिंह नेगी ने कुछ बात कही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है वो यहाँ पर विरोध जताया है। कुछ बात ऐसी भी कह गए जगत सिंह नेगी जिसको लेकर जो है यहाँ पर विवाद भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है। तो प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात कही है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन उनसे ये भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर तुरंत हमला किया जाना चाहिए, पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए और कड़े से कड़ा जवाब जो है वो पहलगाम के मामले में दिया जाना चाहिए।
इन मंत्रियों ने ये कहा है कि जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह जो प्रदेश के राजस्व मंत्री और लोक निर्माण मंत्री हैं, इन दोनों मंत्रियों ने कहा कि केवल धमकियां देने से जो है वो काम नहीं चलेगा। अब कई दिन बीत चुके हैं पहलगाम मामले को हुए और उसके लिए अब जवाब जो है वो पाकिस्तान को देना बड़ा ज़रूरी है। देश का हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जो है ये चाहता है कि जल्द से जल्द जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, और इसका इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। तो बेसब्री से ये इंतज़ार हो रहा है। तो ऐसे में भारत को एक्शन लेना चाहिए और एक्शन जो है वो तुरंत यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि अब कई दिन बीत चुके हैं, इनका ये कहना है, और ऐसे में पूरा देश जो है वो एक्शन का इंतज़ार यहाँ पर कर रहा है। तो जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने उल्टा अपने जो है वो एयरबेस बंद कर दिए हैं और भारत देश को जो सप्लाई वहाँ से आती थी कई और स्थानों से, उन एयरबेस के बंद करने से वो सप्लाई चेन जो है वो रुक गई है। इससे भारत को ही नुकसान हुआ है। तो ऐसे में भारत सरकार को तुरंत कड़ा जो है वो फैसला लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, जगत सिंह नेगी ने, कि केवल धमकियाँ देने से कुछ नहीं होगा या भारत के पाकिस्तान के नागरिकों को यहाँ से जो है वो वहाँ को भेजने से जो है वो कोई समस्या का हल नहीं होगा, अटारी बॉर्डर बंद करने से समस्या का हल नहीं होगा। सिर्फ एक्शन जो है वो चाहिए और पाकिस्तान पर तगड़ा एक्शन किया जाना चाहिए। ये बात आज इन्होंने कही है। वहीं इस पर जो है वो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने पलटवार किया है। जम्वाल जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सुंदरनगर से, राकेश जम्वाल, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं वो पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं, उन्हें संयम रखना चाहिए। केंद्र सरकार जो है वो एक्शन लेगी और उसने पूरा भरोसा दिलाया है कि एक्शन इस मामले में पाकिस्तान के ऊपर जो है वो लिया जाएगा। लेकिन जो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो पाकिस्तान की जुबान बोलकर इस तरह के आतंकवादियों को जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये वार पलटवार जो है वो दोनों तरफ से आज किया गया है। इस बीच आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पाकिस्तान के 18 नागरिक जो है वो बताए जा रहे हैं जो वीज़ा पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में आए हैं। इसमें 16 लोग कांगड़ा जिला में बताए जाते हैं और 2 लोग जो है वो सोलन जिला में हैं। 2 लोग जो सोलन जिला में आए हैं वो मेडिकल वीज़ा पर हैं, उनको जो है वो पुलिस वापस भेजने की यहाँ से तैयारी कर रही है, उनको भेजने की जो है वो तैयारी कर ली गई है। और जो कांगड़ा जिला में जो 16 लोग पाकिस्तान के यहाँ नागरिक बताए जा रहे हैं वो हिंदू समुदाय के लोग हैं और वो लोग लॉन्ग टर्म वीज़ा पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। तो उन्हें फ़िलहाल जो है वो यहाँ से सरकार नहीं भेजेगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो पुलिस हर एक ज़िला में अभी ये जानकारी जुटा रही है कि पाकिस्तान से आकर जो है वो यहाँ पर आखिर कौन कौन रह रहा है। तो जो भी लोग यहाँ पर पाकिस्तान के होंगे उन्हें वापस भेजा जाएगा, खासकर जो मेडिकल वीज़ा पे होंगे, टूरिस्ट वीज़ा पे होंगे या बिजनेस वीज़ा पर लेकर जो है वो यहाँ पर आए हैं, उनको जो है वो तुरंत प्रभाव से यहाँ से वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान की सरजमीन पर। तो पाकिस्तान के नागरिकों की यहाँ पर तलाश की जा रही है और अब तक जो है वो 18 लोग हिमाचल प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म वीज़ा पर 10 लोग बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो है वो इस तरह की स्थिति है और पुलिस जो है वो इस पर एक्शन कर रही है। पुलिस की पूरी निगाह यहाँ पर है और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस पर जो है वो अपनी नज़र रखे हुए हैं। और हिमाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। सीमाओं में चौकसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हुई है। खासकर जो चंबा ज़िला है प्रदेश का वो जम्मू कश्मीर के साथ सटा हुआ है और उस ज़िला में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पुलिस की तैनाती जो है वो सीमा पर यहाँ पर की गई है ताकि वहाँ से कोई भी आतंकी हिमाचल प्रदेश में ना घुसने पाए। तो हिमाचल सरकार पूरी तरह से इस मामले में अलर्ट है और पुलिस जो अपनी कार्रवाई यहाँ पर तुरंत लगातार जो है वो कर रही है। इस बीच अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए थे पिछले सप्ताह लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग जो जिसे जल शक्ति विभाग कहते हैं उनके ठेकेदारों को पेमेंट रिलीज़ करने का, क्योंकि ठेकेदारों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी। लंबे समय से इनकी पेमेंट्स रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, पैसा नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में कई जगहों पर, कई ज़िलों में ठेकेदार जो है वो प्रदर्शन पर भी उतर आए थे। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले सप्ताह निर्देश दिए थे और ये कहा था कि 28 तारीख को पहली किस्त इन ठेकेदारों को दे दी जाएगी। तो और उसी मुताबिक मुख्यमंत्री के जिस तरह के निर्देश थे, पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। इसमें लोक निर्माण विभाग की भी लगभग 100 करोड़ रुपए की देनदारी को चुकता किया गया है ट्रेजरी द्वारा। वहीं जल शक्ति विभाग की भी लगभग इतनी ही देनदारी चुकता की गई है। अभी इसमें और भी काफ़ी पैसा है
देने के लिए, और 30 तारीख यानी 2 दिन और, कल मंगलवार है, परसों बुधवार तक ये पूरी पेमेंट्स जो है वो रिलीज़ करनी है। ये मुख्यमंत्री के निर्देश है, जिस पर ट्रेजरी एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है वो गंभीरता से काम कर रहा है। उनकी गंभीरता इसी से, इसका अंदाज़ा जो है वो यहीं से लगाया जा सकता है कि पिछले कल रविवार के दिन भी ट्रेजरी को खुला रखा गया और ठेकेदारों की पेमेंट्स को रिलीज़ किया जाता रहा। तो आज कई जिलों से हमें जानकारी मिली है ठेकेदारों के माध्यम से कि उनकी पेमेंट्स हो गई हैं। कई जो छोटे ठेकेदार थे जिनकी छोटी छोटी पेमेंट्स थी, उनकी पेमेंट्स जो है वो पूरी तरह से चुकता कर दी गई है, और जिनकी पेमेंट्स काफ़ी बड़ी है उनको किस्तों में दिया जाएगा। यानी पहली किस्त आज दी गई है और दूसरी और आखिरी किस्त जो है वो 30 तारीख को जारी कर दी जाएगी। तो विभाग, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की तरफ से जो भी बिल ट्रेजरी को पहुंचेंगे, उन बिलों पर जो है वो पेमेंट्स रिलीज़ कर दी जाएगी, ऐसा ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कहना है। तो ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे और उस पर तुरंत एक्शन जो है वो अधिकारियों ने यहाँ पर लिया है। हालांकि जो प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी तंगहाली के दौर से सरकार गुजर रही है इसमें, और इसी के चलते अभी 1300 करोड़ रुपए का और लोन जो है वो सरकार ने अप्लाई किया हुआ है, जो आजकल में सरकार के खाते में पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज़ हो गई और काफ़ी समय से ये लोग जो है वो परेशान थे, इनको राहत जो है वो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर दे दी है। अभी कैबिनेट का इंतजार जो है वो बड़ी संख्या में कर्मचारी कर रहे हैं, और खासकर वो कर्मचारी कर रहे हैं जिनकी रिटायरमेंट 30 अप्रैल को होनी तय है। तो वो कर्मचारी इंतजार कर रहे थे कि आज भी जो है वो कहीं कैबिनेट की घोषणा हो जाए, और कैबिनेट में सरकार, कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिशें हैं कि रिटायरमेंट एज को 58 से बढ़ाकर 59 साल किया जाए, उसको लेकर जो है वो कोई ना कोई फैसला ले ले। लेकिन आज भी कैबिनेट की कोई भी तारीख जो है वो तय यहाँ पर नहीं हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कोई भी नोटिस जो है वो इस संबंध में अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सका है। माना यह जा रहा है कि अगले महीने की शुरुआत में ही अब कैबिनेट की बैठक होगी। फिलहाल जो इस महीने रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी, उनको ऐसे ही रिटायर होना पड़ेगा अपनी तय अवधि में, ऐसा माना जा रहा है। आगे अभी ये कोई साफ नहीं है, हो सकता है कि इस पर सरकार कोई अपनी तरफ से कोई निर्देश जो है वो जारी कर दे, कोई ऑर्डर जो है वो आजकल में इसमें जारी कर दिए जाए। हालांकि कल परशुराम जयंती का अवकाश है, सरकारी छुट्टी है, और उसमें अब कुछ भी जो है वो सामने नहीं आएगा इस मामले में। लेकिन परसों बुधवार के दिन जो है वो इस संबंध में कोई ना कोई आदेश या तो सरकार ले सकती है, या फिर मामला आगे कैबिनेट के लिए ही लटक जाएगा। वन विभाग में आज नए मुखिया के रूप में समीर रस्तोगी को नियमित रूप से चार्ज जो है वो दे दिया गया है। आपको बता दें, कार्मिक विभाग ने आज आदेश जारी किए हैं, जिसमें IFS अधिकारी जो 1988 बैच के अधिकारी हैं, भारतीय वन काडर के समीर रस्तोगी, इन्हें वन विभाग का नया प्रधान मुख्य अरण्यपाल यानी हॉफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स जो है वो लगाया गया है। रेगुलर चार्ज इनको दिया गया है, पहले एडिशनल चार्ज इनके पास था, और आज इनके जो है वो आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि जुलाई महीने में, यानी 1-2 महीने बाद ये रिटायर होने वाले हैं, और उससे पहले सरकार ने इन्हें नियमित रूप से PCCF का चार्ज जो है वो यहाँ पर सौंप दिया है। बात करेंगे बिजली कर्मचारियों के ट्रांसफर्स को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने 3-4 दिन पहले ही ये निर्देश जो है वो बिजली बोर्ड प्रबंधन को दिए हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया में कर्मचारी और अधिकारी हैं जिनको 3 साल से ज़्यादा का समय वहां पर हो चुका है बिजली बोर्ड के, उन्हें वहां से तब्दील कर दिया जाए। तो इसके लिए सूचियां तैयार की जा रही हैं, और आपको बता दें बोर्ड में इसे लेकर जो है वो काफ़ी गहमा गहमी इस वक्त चल रही है। कई अधिकारी जो है वो अपनी राजनीतिक पहुँच भी रखते हैं, वो लोग भी इस वक्त चक्कर काट रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग जो है वो वहाँ से ना हटे। लेकिन सरकार ने तय कर दिया है, मुख्यमंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि 3 साल से ज़्यादा समय काल से जो उद्योग क्षेत्रों में जो अधिकारी तैनात हैं बिजली बोर्ड के, उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। तो इसको लेकर जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं, और अब बिजली बोर्ड इसकी सूचियां यहां पर तैयार कर रहा है। अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल प्रवास को लेकर, तो हर साल गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए महामहिम राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश आती हैं। शिमला में उनका दूसरा निवास स्थान है। रिट्रीट में राष्ट्रपति निवास है, जहां पर राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ जो है वो कुछ दिन बिताने आती हैं। तो उनका कार्यक्रम जो है वो फाइनल हो चुका है। जो हिमाचल सरकार को कार्यक्रम मिला है आज, उसके मुताबिक 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला जो है वो शिमला पहुंच जाएगा।
राबड़ा के रिट्रीट में वो ठहरेंगी। 6 तारीख को उनका शिमला के आरट्रैक में कार्यक्रम है, जो आरट्रैक में सेना का मुख्यालय एक है शिमला में यहाँ पर, उसमें जो है वो उनका एक कार्यक्रम बताया जा रहा है। सेना की प्रमुख होती है राष्ट्रपति, और उनका एक कार्यक्रम यहाँ आरट्रैक में रखा गया है। 6 तारीख को ये कार्यक्रम शिमला में होगा। इसके साथ वो माल रोड की सैर भी करेंगी यहाँ पर, और रिज मैदान पर भी आएंगी, और साथ ही साथ राजभवन भी जाने का उनका कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। इसके बाद 7 तारीख को वो मंडी जाएंगी। मंडी में IIT मंडी का जो कैंपस है वहाँ पर होंगी, और वहाँ के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति जो है वो शामिल होंगी, वहाँ शुमार होंगी। पिछली साल राष्ट्रपति धर्मशाला गई थी, वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह था, उसमें वो शामिल रही। लेकिन इस बार मंडी के IIT के दीक्षांत समारोह में उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसके बाद 8 तारीख को राष्ट्रपति का अटल टनल घूमने का भी जो है वो कार्यक्रम बताया जा रहा है। वो अटल टनल जाएंगी और लाहौल स्पीति के सिसु में जो है वो उनका वहाँ पर स्वागत किया जाएगा, वहाँ पर वो होंगी, और अटल टनल को देखने के लिए विशेष रूप से वो अपने परिवार के साथ इस बार जाने वाली हैं। 8 तारीख को उनका ये कार्यक्रम वहाँ का रहेगा, और उसके बाद 9 तारीख को वापस जो है वो महामहिम शिमला से वापस दिल्ली के लिए जो है वो लौट जाएंगी। तो इस तरह से 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का उनका जो है वो विस्तृत कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। अब बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए नौ तोड़ को लेकर, क्योंकि नौ तोड़ का जो मामला है वो लगातार उठता जा रहा है, और लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ये मामला जो है वो राज्यपाल से उठा रहे हैं। तो एक बार आज उन्होंने फिर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राज्यपाल से वो 6ठी बार मिल चुके हैं इस सिलसिले में, और उन्होंने फिर से आग्रह किया है, और उम्मीद है कि इस बार राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौ तोड़ जमीनें देने के लिए FCA का जो एक्ट है उसमें उसको जो है वो सस्पेंड करेंगे। तो जो एक्ट जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में लगता है FCA, उसे जो है वो सस्पेंड करने की मांग यहाँ पर की गई है। और एक बार फिर जो है वो राजभवन से बातचीत जो है वो प्रदेश के राज्यपाल हैं उनसे आग्रह जो है वो प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। अब देखना होगा कि इसमें राज्यपाल कुछ करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि सरकार सूची दे के कितने लोगों को जो है वो इससे लाभ वहाँ पर पहुँचेगा, और ऐसी सूची सरकार की तरफ से फिलहाल जो है वो नहीं दी जा रही है। उधर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने नौ तोड़ मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार के समय में FCA को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था, मगर इसमें केवल एक ही व्यक्ति को जो है वो लाभ पहुंचाया गया। इसमें केवल एक ही व्यक्ति के लाभ के लिए इसे सस्पेंड किया गया, बाकी जितने भी मामले वहाँ पर लंबित थे उन मामलों का निपटारा जो है वो नहीं किया गया। तो लोगों को इसका खामियाजा जो है वो आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो ये आरोप जो है वो जयराम ठाकुर पर जगत सिंह नेगी ने लगाए हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की रैलियों को लेकर, और आपको हम बता दें कि प्रदेश स्तरीय रैली जो कांग्रेस की थी वो 26 तारीख को शिमला में होनी थी, लेकिन पहलगाम मामले को लेकर जो है वो इस रैली को स्थगित कर दिया गया, और 26 तारीख को शिमला में कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडल मार्च यहां पर निकाला। अब जो है वो प्रदेश स्तरीय रैली अभी फिलहाल जो उसकी तारीख नहीं आई है, लेकिन जिला स्तरीय रैलियों की तारीख जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दी है। ये 1 मई और 2 मई को जो है वो 2 रैलियां होंगी, और इसकी शुरुआत 1 मई को बिलासपुर से की जा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस वर्करों की बैठक के लिए जो है वो प्रतिभा सिंह वहां पर मौजूद रहेंगी। उसके बाद संविधान बचाओ रैली का जो है वो आयोजन बिलासपुर में किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 2 मई को प्रतिभा सिंह ऊना जाएंगी, और ऊना में वर्करों के साथ बैठक के बाद संविधान बचाओ रैली वहां पर की जाएगी। तो अभी तक 2 रैलियों का जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर प्रतिभा सिंह की तरफ से जारी किया गया है। अभी ये पता नहीं कि प्रदेश स्तरीय रैली जो है वो कहाँ होगी, और ये बताया जा रहा है कि पहले जिला स्तरीय रैलियों को जो है वो आयोजन कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रदेश स्तरीय रैली होगी। तो ये 15 तारीख के बाद यहाँ पर हो सकती है। 15 मई के बाद प्रदेश स्तरीय रैली जो है वो शिमला में ही उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। शिक्षकों का बड़ा विवाद जो है वो इन दिनों चला हुआ है, और पूरा शिक्षक वर्ग इस वक्त छाया हुआ है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक संघ जो है वो हड़ताल पर है। उनकी सांकेतिक हड़ताल जो है वो हुई थी, उस पर बड़ा एक्शन सरकार ने लिया था, जिसके बाद क्रमिक धरना यहाँ पर चल रहा है शिमला में। और इस बीच रोहित ठाकुर जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी ये चेतावनी दी है और चेताया इन कर्मचारियों को, इन शिक्षकों को, कि सरकार उनके आगे झुकने वाली नहीं है। नियमों के अनुसार जो भी हो सकेगा वो उनके साथ बातचीत के
के माध्यम से हल किया जा सकता है, लेकिन दबाव में जो है वो सरकार उनके दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। ये बात उन्होंने साफ कर दी है। और इस दौरान जो है वो गैर शिक्षकों ने एक बड़ा ऐलान किया है। आज गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ की एक बैठक हुई थी, उनका जनरल हाउस निदेशालय में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता त्रिलोक ठाकुर जो महासंघ के एक धड़े के भी अध्यक्ष हैं उन्होंने किया। और यहाँ पर त्रिलोक ठाकुर ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि शिक्षा निदेशालय जो है वो नहीं बदला जाएगा। इसकी भ्रांतियां यहाँ चल रही थी कि शिमला से जो है वो एक शिक्षा निदेशालय को यहाँ से तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री से पिछले कल ये लोग मिले थे, मुख्यमंत्री ने भी इनको आश्वासन दिया था, जिसके बाद आज त्रिलोक ठाकुर ने जनरल हाउस में ये बात कही है कि यहाँ से शिक्षा निदेशालय को नहीं बदला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि गैर शिक्षकों का काडर जो है वो एक ही रहेगा, गैर शिक्षक का काडर जो है वो नहीं बदलेगा, चाहे हायर एजुकेशन हो गया हो या फिर दूसरा एजुकेशन। दो निदेशालय बेशक हो गए हो अलग अलग, लेकिन इसमें जो है वो काडर जो है वो किसी का भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। और गैर शिक्षकों का सम्मेलन जो है यहाँ पर हुआ, उसमें काफ़ी संख्या में कर्मचारी जो है वो शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग जो है यहाँ पर जुटे थे। और उन्होंने कहा कि भ्रांतियों में नहीं फंसना चाहिए और संगठन को मजबूत करने के लिए एक ही कैडर को यहाँ पर रखा जाएगा। अब बात करेंगे स्कूल युक्तिकरण को लेकर, क्योंकि पिछले साल स्कूलों को का रैशनलाइजेशन जो है वो प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर किया है, जिसको लेकर कई तरह के विवाद भी जो है वो रहे हैं। लेकिन एक मामला जो है वो खामियों का यहाँ पर सामने आया है और खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इन खामियों को माना है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि पिछले साल जो नियम बने थे उसमें कुछ खामियां जो है वो सामने आई हैं। दोबारा गलतियां ना हो इसके लिए मई महीने के पहले सप्ताह में युक्तिकरण का नया प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी स्कूलों का युक्तिकरण किस तरह से किया जाएगा, ये अब नए सिरे से प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। तो नया प्रस्ताव मई महीने के पहले सप्ताह में लाने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं और इसके मुताबिक अध्यापकों को नज़दीक के स्टेशन पर भेजेंगे जहां पर उनकी ज़रूरत होगी और पद खाली होंगे। अभी कई ऐसे टीचर दूर दराज भेज दिए गए जो कि रिटायरमेंट के नज़दीक थे और घरेलू परेशानियां भी उनको थी और दिव्यांग कोटे से भी संबंध रखते थे। तो इन खामियों को जो है वो अब दूर किया जाएगा। इनके अध्यापकों को जो है वो जिनका युक्तिकरण होगा उनको नज़दीक के स्टेशन में ही भेजा जाए। ऐसी राहत जो है वो अध्यापकों को यहाँ पर आने वाले दिनों में दी जा सकती है। अब ऐसे सभी टीचरों को राहत मिल जाएगी। और आपको बता दें, हाल ही में 450 टीजीटी शिक्षकों के ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो जारी हुए थे और इन्हीं खामियों को देखते हुए इन आदेशों को रोक दिया गया है। अब नए आदेश जो है वो इस संबंध में जारी किए जाएंगे। तो युक्तिकरण जो होगा स्कूलों का, क्योंकि सरकार जो है वो इसमें बड़ा अहम कदम उठा रही है। कई जगहों पर अध्यापक नहीं थे तो बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर अध्यापक नहीं थे। कई जगह अध्यापक हैं तो वहाँ पर बच्चे नहीं हैं और साथ साथ में जो है वो स्कूल बनाए गए हैं कुछ किलोमीटर के दायरे में। तो ऐसे में मर्ज करके इन स्कूलों में जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है वो बेहतरीन कार्य जो है वो इस संबंध में किया है। तो युक्तिकरण का दौर अभी भी चलेगा अगले इस वित्त वर्ष में भी, लेकिन इसमें जो है वो जो भी खामियां अभी तक नज़र आई हैं पिछले साल की, उन खामियों को दूर किया जाएगा। सरकार जो है वो शिक्षकों के मामले में अड़ी आई है, हमने आपको पहले भी इसकी जानकारी दी है। उधर चालक परिचालकों के चुनाव को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें, पिछले कल हमीरपुर में चालक परिचालक महासंघ जो है इनका चुनाव हुआ है हमीरपुर में, लेकिन कुछ लोगों ने, जो भगत राम, लालचंद, राहुल नेगी और विनोद चंदेल, ये एक पैनल के नेता थे, इन्होंने आरोप लगाया है धांधलियों का और इस चुनाव को जो है वो सिरे से खारिज कर दिया है। इनका कहना है कि उन्होंने जिलों में बात की है और धांधलियों को रोकने के लिए अब ये नए सिरे से जो है वो चुनाव करवाएंगे। इसको लेकर भी अब एक नया विवाद यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। फिर से दो गुट जो है वो चालक परिचालकों के बन जाएंगे, क्योंकि एक जगह चुनाव हो गए हैं, उसको दूसरा धड़ा जो है वो मान नहीं रहा है, वो अब अपने चुनाव करवाएगा। तो ऐसे में दो अलग अलग समानांतर कार्यकारिणी यहाँ पर चालक परिचालक संघ की बन जाएगी। तो इस तरह के विवाद इसमें रहे हैं। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम की। तो मौसम का जो अपडेट है, आज भी कई जिलों में जो है वो लू का अलर्ट दिया गया था और उसी मुताबिक गर्म हवाएं जो है वो चली हैं प्रदेश के कई हिस्सों में। अभी तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी हो गई है। ऊना का पारा 42 डिग्री तक पहुंच चुका है, पांवटा साहिब में 41 डिग्री का पारा है। इसी तरह से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में भी 37 डिग्री जो है वो क्रॉस कर चुका है तापमान। अब मौसम में राहत जो है वो अगले 1 मई से जो है वो बताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार 1 मई से 3 मई तक हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। उस दौरान तेज़ हवाएं भी चलेगी और बारिश भी अधिकांश स्थानों पर प्रदेश में हो सकती है। तो राहत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। बरसात की बूंदें, अगर बारिश की बूंदें जो है वो हिमाचल प्रदेश में गिरे तो लोग जो है वो इससे राहत की सांस ले सकेंगे। तो देखते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है वो किस तरह का रहता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।